स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन कहानी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड आई एम श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले कोसी नगर में मान सिंह नाम का राजा हुआ करता था। वह बहुत ही बुद्धिमान तथा न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में कोई भी अपराधी अथवा अन्याय पनपने न पाते थे। दंड के भय से सब कोई अपराध करने से घबराते थे। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा था तो एक फकीर ने आकर उसके द्वार को खटखटाया। द्वारपाल ने द्वार खोला और उससे द्वार पर दस्तक देने का कारण पूछा तो वे फकीर बोला, मैं कुछ ऐसी चीज बेचने आया हूँ जो हितकारी तथा लाभदायक है। उसकी बात सुनकर द्वारपाल उसे अंदर ले गया और राजा के सामने हाजिर किया। फकीर ने राजा के सामने बड़ी नम्रता से झुककर अभिवादन किया तो राजा ने पूछा, कहो तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या सौगात है? फकीर बोला, राजन, मैं ऐसी 3 बातें बेचना चाहता हूँ जो तर्क तथा ज्ञान से भरी हैं। अच्छा, यह बात है, बताओ उनका मूल्य क्या लोगे? केवल 1000 स्वर्ण मुद्राएं। इस पर राजा बोला, और यदि वे बातें किसी काम की न हुई तो क्या मेरा धन बेकार जाएगा? फकीर ने कहा, राजन, यदि वे बातें हितकारी सिद्ध ना हो तो मैं सारा लिया हुआ धन लौटा दूंगा। राजा ने कहा, तो सुनाओ वे बातें, हमें ये सौदा स्वीकार है। राजन, पहली बात यह है कि जो कुछ करो वह बुद्धि से विचार करके तथा उसका परिणाम सोचकर करो। दूसरी बात यह है कि मुख्य सड़क या राजमार्ग को त्याग कर छोटे रास्ते या पगडंडी पर ना जाओ। तीसरी बात यह है कि उस घर में कभी भी रात भर मेहमान ना रहो जहाँ पति बूढ़ा हो और पत्नी युवती। इन 3 स्वयं सिद्ध बातों पर यदि आप अमल करेंगे तो ये बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। राजा को ये बातें बहुत शिक्षाप्रद तथा ठीक लगी। उसने फकीर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। फकीर चला गया और राजा उनकी इन तीनों बातों को मन ही मन सोचता रहा। फकीर की पहली बात तो उसे इतनी सुंदर लगी कि उसने आज्ञा दी कि उसे मोटे मोटे अक्षरों में लिखकर दरबार में सोने के कमरे में तथा महल के हर एक स्थान में लगा दिया जाए। राजा के न्याय प्रिय होने के कारण कई लोग उसके शत्रु हो गए थे। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि जिस तरह भी हो किसी छल कपट से राजा को मौत के घाट उतार दिया जाए। उन्होंने काफी धन देकर राजा के नाई को फुसला लिया। उसने ये स्वीकार किया कि जब वह राजा की हजामत करने जाएगा तो मौका पाकर राजा का गला काट देगा। इस षड्यंत्र का मुख्य पात्र बनकर नाई राजा की हजामत बनाने गया। उसने राजा की दाढ़ी में पानी लगाया और नरम करने लगा। दाढ़ी को नरमाते नरमाते नाई की आंखें उस दीवार पर गई जिस पर लिखा था, जो कुछ करो वे अपनी बुद्धि से विचार करके तथा उसका परिणाम सोचकर करो। नाई ने उस बात को 1 बार, 2 बार, 3 बार और कई बार पढ़ा। वह पढ़ता गया और मनन करता गया। वे मन ही मन सोचने लगा, यदि मैंने इसको मार डाला तो उसका परिणाम मेरे लिए विनाशकारी होगा। मुझे भी पकड़कर कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। अतः जो कुछ भी मैं करूँगा उसको सोच समझकर और परिणाम को ध्यान में रखकर करूँगा। इस विचारधारा में नाई इतना मस्त हुआ तथा परिणाम को सोचकर इतना भयभीत हुआ कि उसके हाथ थर-थर कांपने लगे। राजा ने उसकी यह दशा देखी तो पूछा, क्यों, आज क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम बीमार हो? राजा की बात सुनकर नाई होश में आया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा,
सरकार, मुझे क्षमा करें, मैं आज आपका वध करने के लिए आपके शत्रु द्वारा खरीदा गया था, परंतु दीवार पर लिखे उन शब्दों ने मुझे चौंका दिया और मेरी ये दशा हो गई। क्षमा करें सरकार। राजा ने मन ही मन सोचा कि पहले सिद्धांत ने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। इसके पश्चात वे नाई से बोला, क्षमा तुम्हें इस शर्त पर मिलेगी कि तुम अब सदा के लिए वफादार रहने की प्रतिज्ञा करो। नाई ने ऐसे वचन देकर अपनी जान छुड़ाई। षड्यंत्रकारियों ने जब ये देखा कि उनका पहला वार खाली गया है, तो उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा कि जब राजा शहर की यात्रा को जाएं, तो वे लोग उस नगर में जाने वाली एक पगडंडी में छिप जाएं। उनकी योजना के अनुसार राजा अवश्य ही उस छोटे रास्ते से जाएगा और वे छिपकर आक्रमण करके उसकी हत्या कर देंगे। उनके सोचने के अनुसार राजा भी उस नगर को जाने के लिए निकले। यह देख उनके शत्रुओं ने भी अपना स्थान ले लिया और उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। राजा जब उस छोटे मार्ग पर पहुंचा, तो साथियों ने कहा, राजन, चलिए इस छोटे मार्ग से चलें। इस पर जाने से हम जल्दी उस नगर में पहुंच जाएंगे। राजा को फकीर के बताए हुए दूसरे सिद्धांत की एकदम याद आई। उसने एक बार मन में दोहराया, फकीर का दूसरा सिद्धांत है, राजमार्ग को छोड़कर छोटे रास्ते पर ना जाओ। मैं आज इसका पालन करूंगा। यह सोचकर सिपाहियों और साथियों से बोले, मित्रों, मैं राजमार्ग से ही जाऊंगा। आप में से यदि किसी की इच्छा छोटे रास्ते से ही जाने की है तो जा सकते हो। उसका उत्तर सुनकर कुछ सिपाही उसके साथ चल पड़े और कुछ छोटे रास्ते से निकल गए। उस छोटे मार्ग से होकर जाने वाले सिपाहियों पर राजा के शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। रात के समय और चोर की तरह आक्रमण करने से वे सब मारे गए। उधर राजा बिना किसी रुकावट के शहर में पहुँचे। रात भर भी वे सिपाही जब ना आए तो उनकी ढूंढ हुई। उनके मारे जाने की सूचना जब राजा के पास पहुंची, तो उन्होंने मन ही मन फकीर को धन्यवाद देते हुए कहा, दूसरे सिद्धांत ने भी मेरी जान बचाई है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब दूसरे वार को भी खाली जाते देख राजा के शत्रु किसी नए मौके की खोज में लग गए। एक बार राजा को किसी गांव में जाना पड़ा। उन्होंने सोचा कि इस बार अवश्य राजा का वध करेंगे। वे पहले से ही उस गांव में पहुँचे। वहाँ जिस घर में राजा के रहने का प्रबंध करना था, उन्होंने उसका पता निकाला। उन्होंने अब की बार राजा का वध करने का अपनी ओर से पूरा प्रबंध किया। जब राजा उस गांव में पहुँचे और जब उन्हें उस घर में ले जाया गया, तो उन्होंने आज्ञा दी कि मेजबान यानी घर के मालिक को उपस्थित किया जाए। उनकी आज्ञा पर उस व्यक्ति को राजा के सामने हाजिर किया गया। वह बूढ़ा था। ज्यों ही राजा ने उसे देखा तो बोले, सज्जन पुरुष, क्या तुम्हारी पत्नी है? हाँ सरकार। राजा बोले, क्या आप कृपा करके उन्हें भी मेरे सामने आने की आज्ञा देंगे? बूढ़े ने अपनी पत्नी को राजा के सामने बुलाया। वह लगभग 20-22 साल की नवयुवती थी। यह देख राजा को फकीर का तीसरा सिद्धांत याद आया और वे एकदम बोले, सैनिकों, जल्दी से मेरे रात भर सोने का प्रबंध किसी दूसरे स्थान में करो। मैं अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रहूंगा। सैनिक ने उत्तर दिया, पर इन्होंने तो आपकी खातिरदारी करने का बहुत अच्छा प्रबंध किया है। सैनिक बोला, राजन, क्योंकि इस गांव में और कोई ऐसा मकान नहीं है, यदि क्षमा प्रदान हो तो रात भर यहीं रहा जाए। इस पर राजा ने जोर देकर कहा, नहीं, मैंने जो निश्चय किया है वह बदल नहीं सकता। मैं इस मकान के बदले किसी झोंपड़ी में रहना पसंद करूंगा। जाओ प्रबंध करो। नौकरों ने जल्दी जल्दी में
एक और छोटे से मकान में उनके रहने का प्रबंध किया। जब वे उस दूसरे मकान में जाने लगे तो दरबारियों ने उधर ना जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उन्हें वहीं रहने की स्वीकृति देते हुए कहा, अच्छा कल प्रातः काल मेरे पास आ जाना। राजा चुपके से दूसरे मकान में चले गए। रात के अंधेरे में बूढ़ा और उसकी पत्नी आए और एक एक करके उन्होंने सारे दरबारियों को मार डाला। दूसरे दिन सुबह जब उनके मारे जाने की सूचना राजा को मिली तो उसने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, हे दयालु ईश्वर, यदि मैं भी उसी घर में रहता तो मेरी मौत हो जाती। फकीर का तीसरा सिद्धांत भी सत्य सिद्ध हुआ। बूढ़े और उसके सारे परिवार को राजा की आज्ञा से सजा दी गई। राजा ने इसके पश्चात सदा इन तीनों सिद्धांतों को अपनाकर शांतिपूर्वक राज्य किया। धन्यवाद। एक ब्राह्मण था, उसकी 2 स्त्रियां थी। पहली स्त्री मर चुकी थी। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। दूसरी स्त्री की एक लड़की थी। वह लड़की बदसूरत और कानी थी, पर सौतेली लड़की बहुत सुंदर थी। उसके बाल सुनहरे थे, इसलिए आस पड़ोस के लोग उसे स्वर्णकेशी कहकर पुकारते थे। उसकी माँ मर चुकी थी, इसलिए सौतेली माँ का व्यवहार उन दोनों भाई बहनों के प्रति बहुत बुरा था। स्वर्णकेशी के भाई को तो उसने मार मार कर भगा दिया था। स्वर्णकेशी को भी वे चैन से नहीं रहने देती थी। उसने एक मेंढा पाल रखा था। स्वर्णकेशी को रोज मेंढा चराने के लिए भेज देती, लेकिन उसकी अपनी लड़की मौज मस्ती करती। स्वर्ण सौतेली माँ के इस व्यवहार को समझती थी। प्यार तो दूर रहा, सौतेली माँ उसे भरपेट खाना भी न देती थी। कभी स्वर्णकेशी सोचती, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा होता, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन वह यही सोचकर रो रही थी कि मेंढे ने उसे देख लिया। उसने पूछा, तू रोती क्यों है बहन? अपने दुर्भाग्य पर वह और भी रोने लगी। मेरी सौतेली माँ मुझे प्यार नहीं करती, अपनी बेटी को खाना देती है, मुझे नहीं देती। मेंढा बोला, कोई बात नहीं, मेरा कहा मानो। उस पेड़ के जड़ को खोदो, नीचे एक डंडा मिलेगा, उस डंडे से मेरे सींग पर चोट करो। स्वर्णकेशी की समझ में नहीं आया, पर मेंढे ने वाध्य किया। आखिर उसने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। डंडा मिला, एक चोट मेंढे के सींग पर मारी। फल, मेवे, मिठाई आदि कई खाने की चीजें निकली। स्वर्णकेशी ने खूब छक्कर खाया। बस तब से वह रोज ऐसा ही करती और खूब खुश रहने लगी। फिर तो वह कुछ कुछ तंदुरुस्त भी होने लगी, रूप भी निखरने लगा। बात क्या है, एक दिन उसकी सौतेली माँ ने सोचा, मैं इसे खाना भी नहीं देती, इससे इतना काम भी लेती हूँ, फिर भी ये इतनी मोटी होती जा रही है। फिर उसने अपनी लड़की को बुलाया और बोली, तुझे क्या हो रहा है? इतना खिलाती हूँ, फिर भी तू मरने को होती जा रही है। स्वर्णकेशी को तो देख। और दूसरे दिन से उसने अपनी बेटी को भी उसके साथ लगा दिया और समझा दिया कि मालूम करना कि वह क्या खाती है और क्या करती है। स्वर्णकेशी सब समझती थी। सौतेली बहन हर वक्त साथ रहती थी, इसलिए मेंढे के पास जाने की उसे हिम्मत न पड़ती थी। शिकायत का डर जो था। फिर 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। आखिर जब एक दिन भूख ने उसे बहुत सताया तो स्वर्णकेशी ने सौतेली बहन को टालने की बहुत कोशिश की और एक बार किसी बहाने से उसे दूर भेज दिया। वह चली तो गई, पर थी बहुत होशियार। आंखें उसके पीछे ही लगी रही। उसने केशी को मेंढे के सींग पर डंडा मारते और मिठाई खाते देख लिया। लौटते ही बोली, केशी दीदी, तू क्या खा रही है? मुझे भी देना। केशी ने थोड़ी मिठाई उसे भी दे दी। संध्या को दोनों घर लौटी। माँ ने हमेशा की तरह
अपनी बेटी से पूछा, कुछ मालूम हुआ? हाँ माँ, बेटी तो पहले से ही कहने को तैयार थी। बोली, केशी मिठाई खाती है। और उसने सारी बात बता दी कि किस प्रकार मेंढे के सींग पर डंडा मारकर वे मिठाई खाती है। सौतीली माँ मेंढे पर बिगड़ी, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बेटी इस पर बहुत खुश हुई। स्वर्णकेशी तभी से उदास रहने लगी। वह मेंढे को हमेशा की तरह चराने तो ले गई, पर दिन भर पेड़ के नीचे बैठी रोती रही। उस दिन उसने मिठाई नहीं खाई। मेंढे ने उससे पूछा, तू उदास क्यों है बहन? स्वर्णकेशी बोली, भैया मैं अभागिन हूँ। सौतेली माँ को सब कुछ मालूम हो गया है, वह तुम्हें मार डालना चाहती है। मेंढे ने कहा, मारने भी दो केशी, तेरे लिए मैं तब भी नहीं मरूंगा। ये सब मेरा मांस खाएंगे पर तू ना खाना। तू मेरी हड्डियों को उठाकर एक जगह पर गाड़ देना। जब किसी चीज की जरूरत हो उसे खोदना, तेरी मनचाही चीज तुझे मिलेगी। मेंढा मारा गया। स्वर्णकेशी ने वैसा ही किया। अब उसकी जिंदगी और भी बुरी हो गई। पहले तो वह मेंढे के साथ वन में जाकर मन बहला लेती थी, अब उसे घर में ही काम करना पड़ता था। खाने पीने का भी वही हाल था। रो रो कर अब उसके दिन बीतते थे। उसका कोई अपना ना था। उसकी सौतेली माँ और बहन तो मजे से बैठी रहती थी और उसको कोई ना कोई काम दे दिया जाता था। एक दिन की बात है, पास ही शहर में मेला लगा। दोनों माँ बेटी सज धज कर मेले में चल दी, किंतु केशी के लिए खूब सारे चावलों में कंकड़ मिलाकर साफ करने को छोड़ गई। मेले में जाने की केशी की भी बहुत इच्छा थी, पर उसके वश की बात न थी। वे चावल साफ करती और रोती रहती। इतने में कुछ गौरैया उड़ती हुई उधर आईं। उन्होंने उसे रोता देखकर पूछा, बहन रोती क्यों हो? केशी ने उत्तर दिया, आज इतना बड़ा मेला लगा है। मेरी सौतीली माँ और बहन तो मेले में चली गई हैं, पर मुझे इतने सारे चावल साफ करने का काम दे रखा है। चिड़िया ने कहा, तू फिक्र ना कर, तेरे बदले का काम हम कर देंगी। गौरैयों का झुंड कंकड़ अलग करने लगा। स्वर्णकेशी मेले में जाने को तैयार हुई, पर उसके पास अच्छे कपड़े न थे। तभी उसे मेंढे का कहा याद आया। वे दौड़ती हुई गड्ढे के पास गई। खोदा तो उसमें से सुंदर सुंदर कपड़े, गहने, सोने के जूते और एक घोड़ा निकला। स्वर्णकेशी ने जी भरकर श्रृंगार किया और घोड़े पर बैठकर मेले में चल दी। राजकुमार भी उसी मेले में आया हुआ था। उसने स्वर्णकेशी को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी कमल की पंखुड़ियों सी आंखें, गुलाब से गाल और सुनहरे बाल राजकुमार के हृदय पर छा गए। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, मालूम करो ये लड़की कौन है, हम उससे ब्याह करेंगे। सिपाही दौड़े। केशी घबराई, सोचा कहीं इन्हें सौतीली माँ ने तो नहीं भेजा। उसने घोड़ा घर की ओर दौड़ाया, पर इसी बीच उसका सोने का एक जूता उसके पैर से छूट गया। सिपाही उसे तो नहीं पा सके, पर उसका एक जूता उठाकर वापस चले आए। राजकुमार ने उन्हें बहुत डांटा और फिर हुक्म दिया, जाओ सारे नगर में घूमो, जिसके पैर में यह जूता ठीक आए उसी के साथ मेरी शादी होगी। सिपाही जूता लेकर चल पड़े। वे घर घर में जाते और जूता हर लड़की के पैर में पहनाते, पर वह जूता किसी के पैर में ठीक ही ना आता। स्वर्णकेशी के घर में भी सिपाही पहुँचे। सौतीली माँ ने अपनी बेटी के पैरों में जूता पहनाया, पर वह उसके पैरों में आया ही नहीं। उसने केशी को जानबूझकर जूता नहीं पहनाया, पर सिपाहियों ने उसे देख लिया। उन्होंने कहा, इसे भी जूता पहनाओ। सौतीली माँ ने कहा, इसके पैर में नहीं आएगा और रानी होने की इसकी लियाकत कहाँ? यह तो हमारी नौकरानी है। पर सिपाही नहीं माने। डरते डरते स्वर्णकेशी ने जूता पहना और वह उसके पैर में ठीक आ गया।
सिपाही बहुत खुश हुए। किसी के पैर में तो जूता ठीक आया, चलो जान बची। स्वर्णकेशी का विवाह राजकुमार से हो गया। सौतीली माँ कुढ़कर रह गई, फिर भी उसे चैन न मिला। वह हर रोज उसे मारने के उपाय सोचती रहती। आखिर उसने अपनी बेटी को पट्टी पढ़ानी शुरू की और एक दिन केशी को संदेश भेजा कि मुझे और तेरी छोटी बहन को तेरी याद सता रही है, एक बार मिलने आजा। स्नेहवश केशी मायके आई। अब की बार सौतीली माँ उससे विशेष प्रेम दिखाने लगी। उसकी बेटी भी हमेशा केशी के पीछे पीछे लगी रहती, उसकी बढ़ाई करती और उसे फुसलाती। एक दिन वे साथ साथ घूमने निकली। रास्ते में एक ताल था, दोनों वहां बैठ गई। फिर बातों ही बातों में सौतेली माँ की लड़की ने कहा, केशी दीदी तू कितनी सुंदर है, जरा पानी में अपनी परछाई तो देख, तू कैसी लग रही है, जैसे आकाश में चांद। केशी मुस्कुराई, मालूम हुआ जैसे फूल झड़ रहे हों। सौतीली माँ की लड़की बोली, ये कपड़े ये गहने तुझ पर कितने सुहाते हैं, जरा मुझे दे दीदी, तू मेरे कपड़े पहन ले और मैं तेरे, देखूं मैं कैसी लगती हूँ। इसे विनोद मात्र समझकर केशी ने अपने कपड़े उसे पहना दिए। उसके कपड़े आप पहन लिए। सौतीली बहन फिर भी सुंदर नहीं लग रही थी। केशी के लिए सौंदर्य की क्या कमी थी। केशी दीदी तुम मेरे कपड़ों में भी कितनी सुंदर लग रही हो, जरा देख तो पानी में अपनी सूरत। स्वर्णकेशी पानी में परछाई देखने के लिए जैसे ही झुकी, पीछे से सौतेली माँ की बेटी ने उसे धक्का देकर डुबा दिया और खुद राजमहल में चली आई। जैसे वो ही स्वर्णकेशी हो, वे घूंघट निकालकर बैठ गई। राजकुमार ने देखा तो सोच में पड़ गया। बोला, तू बोलती क्यों नहीं केशी, रूठी सी क्यों बैठी है? पर कुछ उत्तर ना मिला। केवल वे कुछ क्षणों तक सकपकाती रही। राजकुमार को संदेह हुआ तो उसने घूंघट खींचा। एक दूसरी ही शक्ल दिखाई दी। कुछ देर तक वह भ्रम में पड़ गया। तू काली कैसे हो गई केशी? उसने पूछा। उत्तर मिला, धूप सेंकने से। फिर राजकुमार ने उसकी कानी आंख देखी तो पूछा, और आंख में क्या हुआ? कौवे ने चोंच मार दी। राजकुमार सारी बात भाप गया। उसने उसे खूब पीटा और पूछा, बता स्वर्णकेशी कहाँ है? आखिर उसने सारा भेद बता दिया। राजकुमार ने स्वर्णकेशी की खोज में जगह जगह सिपाही भेजे। उन्होंने उसे ताल के किनारे बेहोश पड़ा पाया। सिपाही केशी को उठाकर राजमहल में ले आए। दवा दारू हुई और केशी ठीक हो गई। राजकुमार ने राजधानी में खूब खुशियां मनाई। इसी बीच स्वर्णकेशी का भाई ताल के पास पानी पीने आया। उसने पानी में हाथ डाला तो हाथ में सोने के बाल आए। उसने बाल देखा और वर्षों की याद ताजा हो उठी। ये बाल तो मेरी बहन के बालों जैसा है। उसने सोचा, ये यहाँ कहाँ से आया? कहीं वह मर तो नहीं गई? वह बहन की याद में बावला हो उठा। रोता कलपता सौतीली माँ के पास गया और बोला, मेरी बहन कहाँ है? सौतीली माँ ने जवाब दिया, मर गई। भाई को विश्वास हो गया। उसने मेंढक की खाल की डफली बनाई और उसे बजाता हुआ जगह जगह बहन के दुख में गाने गाने लगा। वह गली गली कूचे कूचे गाता फिरता। एक दिन वह बहन के राजमहल के पास से इसी तरह गाता हुआ गुजरा। बहन ने भाई की आवाज पहचान ली। उसने उसे लेने के लिए सिपाही भेजे। सिपाही ने कहा, रानी ने बुलाया है। भाई बोला, मुझे क्यों ले जाते हो? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? खैर उसे पकड़कर लाया गया। भाई ने बहन को देखा, बहन ने भाई को। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। राजकुमार इस मिलन से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने
स्वर्णकेशी के भाई को उसी दिन से अपना मंत्री बना लिया और वे प्रेम से रहने लगे। धन्यवाद।